ये जो तुम लोग घर देख रहे हो ना, ये हर उस आदमी को फ्री में मिलेगा जो गरीब होने की क्रेजी एक्टिंग करके दिखाएगा। और ये प्रोफेशनल मजबूर लोगों को घर पता है किसके पैसे से दिया जा रहा है? हमारे पैसे से। जिस पैसे से अगर तू सरकारी नौकरी करता था तुझे सैलरी मिलनी थी, तेरे घर के बाहर की सड़क बननी थी या फिर तेरे घर में बिजली आनी थी, सारा पैसा तेरी जेब से लिया जा रहा है। और तुम में से कोई भी गरीब आदमी को अनएम्प्लॉयड मत बोलना। ये लोग भी काम करते हैं और 24-24 घंटे काम करते हैं। सरकार को सारा दिन गाली दे के रोने का काम सौखा थोड़ी है, क्योंकि ये लोग खुद के पैसे से गाड़ी भी खरीद पा रहे हैं, एसी भी खरीद पा रहे हैं, आईफोन भी खरीद पा रहे हैं, बेचारे घर नहीं खरीद पा रहे, सक्षम नहीं है। बट अगर तुम्हें सच बताऊं तो ये एक हाफ स्टोरी है। रियलिटी के अंदर जिनको सस्ते के अंदर या फिर फ्री के अंदर फ्लैट्स मिलते हैं उनका फायदा नहीं होता। उनका फायदा होता है जो लोग फ्लैट्स दे रहे होते हैं, और उनका फायदा होता है जो लोग ये फ्लैट्स को बना रहे होते हैं। इस वीडियो से ना सरकार के साथ तुम में से भी काफी लोग ऑफेंड होने वाले हैं। तो अगर मेरी पुरानी वीडियोस प्रैक्टिकल लगती थी तो इसको भी कान खोल के सुनना। अभी तुम लोग करप्शन समझने से पहले मुद्दा समझो कि सरकार चाहती क्या है। सरकार चाहती है कि भैया हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए, लोगों को किराए पे धक्के खाना, झुग्गी झोपड़ियों में रहना, ये सरकार को अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम लोग इसी इनिशिएटिव को दूर से देखते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंदर अगर कोई भी आदमी अपना घर बनाना चाहता है तो उसको सस्ते में होम लोन दिया जाएगा। अगर कोई आदमी होम लोन लेता है तो उसको इनकम टैक्स के ऊपर रिबेट भी दी जाएगी। और हर किसी के लिए होम लोन लेने का प्रोसेस इजी कर दिया था और हर किसी के लिए एक्सेसिबल कर दिया था। अभी ये तो हो गया स्कीम का एक पार्ट जो सभी के लिए और सभी के लिए अच्छा है। अभी इसी स्कीम के अंदर ना दो और चीजें आती है। पहला है स्लम रिहेबिलिटेशन और दूसरा है स्लम रीडेवलपमेंट, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। अभी इसके अंदर क्या होता है, काफी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आते हैं, फिर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसी जगहों पे जाके बस जाते हैं। और ये लोग आते कहां से? कुछ लोग बांग्लादेश के होते हैं, कुछ लोग नेपाल के होते हैं, मतलब इंडिया के नहीं होते हैं। और ये लोग को इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेके नहीं आते हैं, ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, ये लोग छुप के आते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं लीगल माइग्रेंट्स, जो बंगाल के अंदर रहते हैं, बिहार के अंदर रहते हैं और नौकरी की तलाश के अंदर दिल्ली, चंडीगढ़ जैसी शहरों के अंदर जा रहे हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आते हैं और सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर एक ढांचा सा खड़ा करते हैं और उसके ऊपर रहना शुरू कर देते हैं। और वो ढांचा बनाने के लिए आप लोग लकड़ियां यूज करो, आप लोग तारकोल यूज करो, आप लोग चादर यूज करो, किसी भी तरह का एक शेड बनाते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और हम लोग उसको झुग्गी झोपड़ी या फिर स्लम बोलते हैं। बट दूसरी तरफ अगर तुम लोग किसी भी दूसरे शहर के अंदर जॉब करने जाते हो तो जो भी तुम लोग जॉब कर रहे होते हो ना, उसका 70 से 80% पैसा तुम्हारे पहले महीने की सैलरी का तुम्हारे रेंट में जाता है। पर इन लोगों को रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जुगाड़ कर लिया सरकारी जमीन पे। और वो सरकारी जमीन पे जुगाड़ करना इल्लीगल है, इस चीज को याद रखना। तुम लोग छोटे शहर से बड़े शहर के अंदर जॉब करने के लिए आए हो, हसल कर रहे हो, अपना 70 से 80% का रेंट दे रहे हो, उसके बाद बचे हुए 30% पैसे के अंदर सर्वाइव कर रहे हो और मुश्किल से जैसे तैसे करके अपना टाइम काट रहे हो। और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोग चुरा के बिजली यूज कर रहे हैं, चुरा के पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे तुमने झुग्गी झोपड़ी लगाई है वहां पे ना ही सड़क है, ना ही पानी का कनेक्शन है और ना ही बिजली के मीटर्स लग रहे हैं। ऐसे एक खाली एरिया के अंदर पहले 2 लोग आगे बसते हैं, 2 लोगों को देख के 4 लोग बसते हैं, 4 को देख के 40 बसते हैं और 40 को देख के 400 बसते हैं। अभी वो लोग क्या करते हैं, वहां पे बसे तो हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, अपना 2 पैसा कमा के लाते हैं, 1 पैसा खर्च लेते हैं और 1 पैसा उस घर के अंदर जिसके अंदर वो रह रहे हैं उसको रेनोवेट करने के अंदर लगा देते हैं। कि भैया पहले दीवारें मिट्टी सी बना रखी थी, अभी हम लोग सीमेंट की बनवाएंगे। पहले हमारे पास टॉयलेट नहीं था, अभी हमको एक टॉयलेट भी चाहिए, टॉयलेट भी बनवा लिया। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ये लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियों को एडवांस करते रहते हैं। और अभी अगर तुम लोग जाके स्लम एरियाज के अंदर देखोगे तो वो कोई तारकोल की छतें लगा के नहीं बैठे होते। हमारे माइंड में सिर्फ एक इमेजिनेशन बन चुकी है कि भैया किसी ने बोरी से छत बना रखी होगी या फिर पोस्टर से बना रखी होगी। नहीं, मैक्सिमम लोगों ने वहां पे अपने पक्के मकान बना लिए और 2-2 मंजिला मकान बना लिए। बट आप लोग किसी ऐसी जगह पे मकान नहीं बनाना चाहोगे ना जहाँ पे बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, राइट? तो ऐसी चीजें देख के ना हमारी सरकार सपोर्ट करने आ जाती है। हमारी सरकार बोलती है कि अच्छा आप लोग बांग्लादेश से आए हो क्या, हमारे मेहमान हो आप, एक काम करो यहाँ का वोटर ID ले लो, हमारा त्योहार आने वाले जिसको हम इलेक्शन बोलते हैं, हम लोग आपको बिजली भी दे देंगे, पानी भी दे देंगे, सड़क भी दे देंगे, बस वोट हमको डालना। क्यों? क्योंकि हमारे नेता सही गलत का डिसीजन करने के लिए थोड़ी है, हमारे नेता तुम्हें प्लीज करने के लिए साल में एक बार आएंगे, वोट लेने के लिए तुम्हें प्लीज करेंगे, तुम्हारी बातें मानेंगे थोड़ी बहुत और वोट लेके निकल लेंगे। और वो वोट का ट्रेड करने के बदले एक ऐसे एरिया के अंदर सड़कें डाली जाएंगी, खंबे डाले जाएंगे, पानी का कनेक्शन डाला जाएगा जो इलीगल झुग्गी झोपड़ी है। वो जगह सरकार की थी, इलीगल थी और उसके अंदर हमारे टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट की जा रही है। और ऐसा कोई 2, 4, 5 साल नहीं चलेगा, 15, 20, 25, 30 सालों तक चलता है। लोग इलीगली कब्जा करके जमीन के ऊपर बैठे रहते हैं और सरकार उनको प्लीज करती रहती है कि भैया ये जोड़े हाथ, हमको चाहिए वोट, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप लोग वोटर बढ़ते जा रहे हो। जिस स्लम के अंदर जितने ज्यादा वोट होते हैं उनको उतनी ही जल्दी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेरे पास उनके लिए काफी क्रेजी चीज है और उसका नाम है शून्य। भाई मैंने रिसेंटली इनकी ऐप को डिस्कवर किया था और अगर तुम लोग ट्रेडिंग को थोड़ा सा भी सीरियसली लेते हो तो शायद ये तुम्हारे लिए एक स्मार्ट अपग्रेड होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। सबसे पहले बता दूं कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की स्पीड लिटरली सेकंड्स के अंदर है, जिसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग व्यू पावर चार्ट्स मिलते हैं विद मल्टीपल इंडिकेटर्स व्हिच इज परफेक्ट फॉर एनालिसिस
एनालिसिस, और इनका नया इंटरफेस भी ना काफी क्लीन और स्मूथ लगता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐप काफी रिलायबल और सिक्योर फील होती है। और इनका बेस्ट पार्ट है प्राइसिंग, हर इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर शून्य सिर्फ 5 रुपए चार्ज करता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लिटरली 0 चार्जेस है। मतलब इक्विटी डिलीवरी हो या फिर म्यूचुअल फंड्स, दोनों एकदम फ्री। और ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आप लोग हर चीज हैंडल कर सकते हो, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीजें। तो अगर आप लोग भी एक ट्रेडर हो जिसको फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ साथ लो कॉस्ट भी चाहिए, तो फिर शून्य आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। तो जो लोग ट्रेड करते हो, तुम्हें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अगर अपने किसी ट्रेडर दोस्त को भी जानते हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना बंद भूलना। और अभी हम चलते हैं वीडियो के ऊपर वापस। तो ये इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जा किया जाता है, इनकी तरक्की पता कैसे होती है? पहले इनको इलीगल स्लम बोला जाता था, बाद में इनको लीगल रिकॉग्नाइज स्लम बोला जाता है ये अभी भी इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर। बस अभी सरकार ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि भैया अभी ये लोग इलीगल बैठे हैं। अभी अगर कोई इलीगली बैठे तो सरकार उनको तब तक नहीं हिलाएगी जब तक सरकार को उस जगह को यूज ना करना हो। बट छोटे छोटे हमारे शहर है और खोखली सरकार है, इनको 30 साल बाद एकदम से याद आते हैं कि भैया जहां आप बैठे हो वहां से तो हाईवे निकलना है जनाब। तो अभी एक काम करो, आप लोग जो इलीगल प्रॉपर्टी लेके बैठे हो ना उसको छोड़ दो। हम लोग आपको अपने पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके ऊपर घर बनवाएंगे और वहां रहने के लिए देंगे। और आपको पक्के मकान क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि भैया अभी वोट हमें चाहिए। आपकी झुग्गी झोपड़ी को रिकॉग्नाइज किया था किसी और पार्टी ने, हमको वोट चाहिए, हम आपको पक्के मकान बना के देंगे। हम लोग किसी झुग्गी झोपड़ी को इलीगल बोल रहे हैं, उसके पीछे वैलिड रीजन पता है क्या है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने खरीदी नहीं है, घर तो खुद से बनाया ना। सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी, वो जमीन नहीं खरीदी है, तो हम लोग उसको इलीगल बोलते हैं। सरकार आगे बोलती है ये वाला घर तोड़ दो, जमीन भी हम देंगे, घर भी हम देंगे, बस हमें वोट दे दो। और ये सारी चीजों के अंदर पैसा किसका लग रहा है? जनाब आपका लग रहा है। बट अगर सच बताऊं तो इट्स अ स्कैम, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को घर मिलता नहीं है, उनका नाम आ जाता है। सरकार के लोग अपने बंदों को घर देना शुरू कर देते हैं। जो घर 8-10 लाख के अंदर बनना होता है उसका 40-40 लाख का बिल बना देते हैं। मैं आगे इसके ऊपर बात करता हूँ। बट उससे पहले ये समझो कि सरकार की ये स्कीम्स क्यों लागू हो रही है। सरकार आगे बोलती है कि या तो भैया जहां पे आपकी झुग्गी है, झुग्गी तोड़ेंगे और ऊपर मकान बना के दे देंगे, या फिर आपको आसपास के एरिया के अंदर कहीं पे हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वहां पे सेटल कर देंगे। और ये सारी चीजों को नाम दिया जाता है कि हम लोग गरीबों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब हैं, ये लोग असक्षम है खुद का घर बनाने के लिए। अभी बताओ, अगर कोई गरीब आदमी सड़क पे रह रहा हो उसको घर दे देंगे तो गलत बात थोड़ी है हमारा। देखो थोड़ी सी कड़वी लगेगी बट सच है। पहला आर्गुमेंट, वो गरीब है तो मेरी वजह से तो नहीं है ना, वो गरीब है अपनी हरकतों से, वो गरीब है अपने हालातों से। आज की डेट में किसी भी कैब के अंदर बैठ जाओ जो उबर ओला की चल रही होती है, हर आदमी आपको आगे बोलेगा कि भैया 2500 से लेके 2700 रुपए दिन के कहीं नहीं गए। 700-800 रुपए की इसके अंदर गैस जलती है, 200-250 रुपए की मेंटेनेंस ले लो, उसके बाद कितने पैसे बचते हैं महीने। ये लोग डेली के बचाते हैं 1500 रुपए से लेके 1700 रुपए, जिसको अगर आप लोग महीने की इनकम में कैलकुलेट करोगे तो 45,000 से ज्यादा की निकल आती है। फिर भी ये लोग अमीर नहीं हो पा रहे, क्योंकि लोग कमाने से अमीर नहीं होते ना जनाब, बचाने से अमीर होते हैं। इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता नहीं है, ताजा कमाते हैं ताजा खा लेते हैं। अगर कोई आदमी अपनी हरकतों की वजह से गरीब है तो उसके अंदर मेरे टैक्स का पैसा उसकी डेवलपमेंट में क्यों खर्चा जा रहा है। और जिन भी लोगों को लगता है कि भैया स्लम में रहने वाले लोग सही में असक्षम होते, एक बार ना तुम लोग स्लम विजिट करके देखो। ये जो तुम्हें एक वीडियो दिख रही है, स्लम्स को रीडेवलप किया गया था। पास ही में स्लम्स से स्लम्स को तोड़ दिया गया और वहां के लोगों को यहाँ पे फ्लैट दे दिया कि जनाब यहाँ पे रहो तमीज से। और ये कोई ज्यादा दूर का मुद्दा नहीं है, अपने दिल्ली के अंदर ही है। अभी सोसाइटी के अंदर जो आदमी रह रहा है वो पहले झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता था। बट अगर तुम लोग इनकी फ्लैट्स के बाहर जाके देखोगे तो तुम्हें झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के पास कारें दिखेंगी, हाथों में iPhone 16 Pro Max दिखेंगे, उनकी खिड़कियों पे लगे हुए AC दिखेंगे। मेरे पास तो ये लड़की के अलावा कुछ नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। Oh shit, what is that? और तुम में से कुछ लोगों का एक बहुत वैलिड आर्गुमेंट होगा कि आदित्य भाई काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती है, जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको तो घर दे देना चाहिए ना। एंड मेरा सवाल है कि भैया जो आदमी काम नहीं कर रहा, हराम का खाना चाहता है, उसको घर क्यों दे देना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है एक आदमी जो हार्ड वर्किंग है बाजार के अंदर काम मांगने जाएगा तो उसको काम नहीं मिलेगा? मिडिल क्लास के लोग अपने घर के लिए 20 से 30 साल की EMI देते हैं भाई। 20 से 30 साल मायने रखता है। एक आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली से निकला, उसने पढ़ाई करी, उसके बाद उसने शहर चेंज किया, उसके बाद उसने वो स्ट्रगल किया, सारे के सारे लॉस फॉलो किए, सारे के सारे टैक्सेशन को फॉलो किया, उसके बाद खुद की प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दिया, उसके बाद अपना घर बना रहा है, सारा का सारा इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, ईंटें लगा रहा है, सीमेंट लगा रहा है, सबके ऊपर टैक्स दे रहा है सरकार को। और ये सारा का सारा पैसा जो लिया हुआ है, ये लिया हुआ है लोन के ऊपर, और लोन के ऊपर भी बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है। सारे के सारे लीगल फॉर्मेट से चल रहा है। 30 साल लग जाएंगे उसको अपना रेंट रीपे करने के लिए। पूरी जवानी जा चुका होगा उसका, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक एसेट बना के जा रहा होगा। उसको 30 साल क्यों लगे और इसको खैरात में बैठे हुए घर क्यों मिले? एक गरीब आदमी को हम लोग पहले से फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री घर भी दे देते हैं, उनको मसाज भी दिया घर जाके। एक आदमी को प्रेशराइज करो कि भैया काम कर, अगर रोटी खानी है तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला, तभी जिंदगी सफल होगी। देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर बोझ बन के बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। और ये बातें फैक्चुअल है, पर किसी के बोलने का जोर नहीं है, क्योंकि देखने वाली ऑडियंस हमको गरीब है, नेताओं की सारी ऑडियंस गरीब है, और कोई भी गरीबों से पंगा लेगा तो भैया खिलाफत हो जाएगी। ऐसी खिलाफत से भी क्रिएटर्स क्या डरते हैं भैया, जिनका माइंडसेट ही 2 पैसे
पैसे खाओ। अगर इस वीडियो को देख के कोई आदमी ऑफेंड हो रहा है कि भैया मैं तो बेला बैठूंगा, मैं तो नहीं करूंगा भाई कोई भी काम, ये आदमी मेरे खिलाफ कैसे बोल रहा है, मुझे फ्री घर मिलने वाला था, कोई इतना खोखला आदमी अगर मुझे देख रहा है और मेरे खिलाफ हो रहा है, हो जा भाई। तेरे खोखले दिमाग को प्लीज करने के लिए तो मैं बैठा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेता तो हूं नहीं जो तेरे वोट से मेरी सरकार बन जाएगी। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, इसीलिए तो हो रही है क्योंकि वो निठल्ले हैं, बैठे हैं बस ऐसे चौकड़ी मार के कि भैया सरकार फ्री रोटी दे दे, सरकार फ्री राशन दे दे, अंबानी को गाली भी बकूंगा, उसके टैक्स पे रोटी भी खाऊंगा। हमारे देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को फ्री में खाना दिया जाता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, 50% से ज्यादा लोगों को फ्री रोटियां दे रही है सरकार। और ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल एजेंडा को सरकारें बहुत ही इजीली फिल्टर आउट कर देती है, ये बोल के कि भैया हम लोग सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। अब लोग किसी को फ्री में घर देके कैसे अपलिफ्ट कर दोगे? उसको नौकरी दो, उसको काबिल बनाओ, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार को संभाल सके, उसको काबिल बनाओगे, उसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। किसी को फ्री में घर दे दिया, वो उस घर के अंदर सो रहा है, पहले सड़क के ऊपर सो रहा था, ये काहे का अपलिफ्टमेंट हुआ? जब आप लोग पैसा हक से कमाते हो ना, जब आप लोग काबिल होते हो उस चीज के, तभी आप उसको संभाल पाते हो। केबीसी के अंदर कितने लोग आते हैं, 1-1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं ना, 2-2, 3-3 सालों में गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमाया नहीं है ना, जीता हुआ है। जब कमाया हुआ होता है ना, अपना जोड़ लगा होता है ना, तब संभालना आता है। जब हराम खा जाता है ना, तो कदर भी नहीं होती और संभलता भी नहीं है। और तुम लोग ये जो सोसाइटी फ्री के अंदर मिली है, इसी के अंदर भी देख लो, फ्री के अंदर नहीं मिली, मतलब 1,70,75,000 के अंदर मिली है। उसका अमाउंट मैं आगे बताऊंगा, पर तुम इस सोसाइटी की हालत देखो, जहां देखोगे वहां कूड़ा पड़ा है, एकदम कचरे के अंदर ही रह रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि परवाह नहीं है ना भैया, खुद का पैसा थोड़ी लगा है, खुद की जमीन थोड़ी ली है। हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर 25 लाख रुपए का घर 1.5 लाख रुपए के अंदर सरकार ने इनके सामने रख दिया। और ये अपार्टमेंट कोई पुराना नहीं है भैया, अभी 2025 के अंदर इनॉग्रेशन हुआ है। 1675 लोगों को फ्लैट्स दिए गए हैं जो स्लम के अंदर रहते थे, और इन फ्लैट्स का नाम है स्वाभिमान अपार्टमेंट। और ये 1675 फ्लैट्स को बनाने के लिए पता है कितने पैसे लगे हैं? 425 करोड़ रुपए। अभी 425 करोड़ के अंदर 1600 लोगों को घर मिल गया। हमको देख के ना करप्शन दिखता नहीं है इसमें, और जब तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा यार करप्शन की एक नई चेन शुरू हो रही है जो घूमती ही जा रही है। सबसे पहले आते हैं हमारे नेताजी। नेताजी को वोट चाहिए थे, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। उन्होंने टैक्स का पैसा उठाया, गरीबों के मुंह में मारा, उनको बोला भैया वोट दे दो। क्या मतलब दिल्ली के अंदर हवा साफ नहीं है? क्या मतलब दिल्ली के अंदर पानी साफ नहीं है? क्या मतलब दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई है? क्या मतलब तुम्हारे घर के बाहर गोबर पड़े हैं? क्या मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगता है? क्या मतलब सड़कें टूटी हुई है? अरे क्या बोल रहे हो भाई? सरकार को टैक्स दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है सारा कुछ सही होगा। एक सरकारी आदमी जो सरकार के अंदर बैठा, वो अपनी पार्टी का सोचेगा, तुम्हारा थोड़ी सोचेगा। तो उस आदमी ने अपनी पार्टी का सोचा, 425 करोड़ रुपए उठाए और दे दिए वेंडर को। अभी 425 करोड़ के अंदर 1600 कुछ फ्लैट्स बने, जिसके अंदर पर फ्लैट की कॉस्ट आ जाती है 25 लाख रुपए। अभी 25 लाख रुपए एक फ्लैट को बनाने के लग कैसे गए? मेरा सवाल तो ये है, क्योंकि फ्लैट का मतलब फ्लैट नहीं है जो सरकार दे रही है। फ्लैट का मतलब है एक छोटी झुग्गी, सिर्फ 1 रूम का कमरा है जनाब। आप घर के अंदर घुसोगे, एक छोटी सी किचन मिलेगी, एक छोटा सा कमरा मिलेगा, एक छोटा सा हॉल मिलेगा, एक छोटी सी बालकनी मिलेगी और टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पे घर खत्म हो चुका है। और मैं हंस इस बात पे नहीं रहूंगी भैया घर छोटा है, मैं हंस इस बात पे रहूंगी भैया छोटे घर के अंदर 25 लाख रुपए लगे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट है मुझे उसका कुछ खास आइडिया था नहीं, तो मेरे दोस्त का भी घर बन रहा था, मैंने उसको कॉल करके पूछा। उन्होंने कोई 120-30 गज के अंदर घर बनाया और डबल स्टोरी घर बनाया। नीचे उन्होंने बनाया 3 कमरे, एक बड़ा सारा हॉल, एक किचन, 2 वॉशरूम, और सेकंड फ्लोर पे उन्होंने बनाया 2 कमरे, एक बाथरूम और एक किचन। और ऐसे वैसे कोई फालतू घर नहीं बनाया, बढ़िया टाइलें लगाई है, बढ़िया पेंट किया, बढ़िया फॉल सीलिंग करी, एकदम फर्स्ट क्लास लकड़ी का काम भी करवाया। उसके बाद भी उस घर का खर्चा पता कितना है? 27 लाख रुपए। सरकार ने हमें बताया कि हर फ्लैट की कॉस्ट आई है 25 लाख रुपए। सरकार ने एक वेंडर को 25 लाख रुपए हर फ्लैट के लिए पे किए, जिसको बनाने की एक्चुअल कॉस्ट 5 से 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 25 लाख रुपए हमें दिखाए गए और हमसे वोट ले लिए गए। उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट लगी 37 लाख रुपए, 18 लाख रुपए कहां गए? आधे पैसे बिल्डर जी के पास चले गए होंगे, आधे पैसे सरकार के पास चले गए होंगे, क्योंकि भैया इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है। तो तुम लोग अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी की टोपी और झंडा लेके घूम रहे होते हो, वो आसमान से थोड़ी बरसता है इलेक्शन के अंदर। हर पोस्टर और बैनर जो तुम लोग इलेक्शन के अंदर देखते हो, वो आसमान से बारिश से थोड़ी गिरता है। उन सबको संभालने के लिए पैसा खर्चा जाता है, और पैसा खर्चा जाता है जनाब आपकी जेब से। एंड गेस व्हाट, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम यहाँ से बढ़नी शुरू होती है। क्योंकि जो 5-7 लाख का घर था उसको 25 लाख का तो बता के बेचा जा रहा है, पर वो बेचा किनको जा रहा है, वो दिया किनको जा रहा है भाई? कि जो सरकारी लोग बैठे होते हैं अपने ही लोगों को घर दे देते हैं। हमको जो लग रहा है ना भैया स्लम के लोगों को घर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों को घर देते हैं भाई ये लोग। सबसे पहले ये लोग आएंगे, अगर 10,000 या 1 लाख घरों की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ 100 घर निकलेंगे। अभी वो 100 घर किनको मिलेंगे? उनको मिलेंगे जो भैया 10-15 साल पहले झुग्गी झोपड़ी के अंदर रजिस्टर हुआ था। मैंने बोला था ना कि अब ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं। अभी भी है ये इलीगली, पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड झुग्गी बन चुके हैं। पहली बार जब रिकॉग्निशन हुआ था ना, उस टाइम पे जितने लोग थे सिर्फ उनको मिलेंगे, और उनमें से भी सबको मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है भैया। जितने मकान बन रहे हैं उनको बांट देंगे। अभी अगर उनमें भी 200 लोग थे और 100 ही फ्लैट बने तो भैया लॉटरी सिस्टम। अब देखो इंडिया के अंदर लॉटरी सिस्टम फेयर तो होती है, 10% लॉटरी उनकी निकल जाएगी जो झुग्गी में रहते ही नहीं थे, 90% उनकी निकलेगी जो झुग्गी के अंदर रहते हैं। ठीक है भैया, छोटा मोटा स्कैम है, पचा लेंगे। बट इसके बाद स्कैम करने आ जाते हैं वहां पे रहने वाले लोग। वो लोग क्या करते हैं, अपने फ्लैट्स को लेते हैं और पकड़ के रेंट पे चढ़ा देते हैं, रेंटल इनकम बन गई और
खुद जाके दूसरी झुग्गी में बस जाते हैं। आज की डेट के अंदर भी तुम लोग तुम्हारे शहर के अंदर गूगल के ऊपर सर्च करो, ऐसे कोई भी फ्री फ्लैट जो सरकार ने दियो तुम लोग गूगल करोगे तुम्हें इजीली मिल जाएगा। या फिर तुम लोग EWS फ्लैट्स देख सकते हो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बनाया जाता है, जो सरकार सस्ते के अंदर देती है। बनाने की कोशिश ज्यादा होती है और सरकार उसको सस्ते के अंदर दे देती है। EWS फ्लैट गूगल करोगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा। तुम लोग जाके देखो, ये फ्लैट्स ना तुम्हें रेंट पे बहुत ही इजीली अवेलेबल मिलेंगे। और जो बिल्डिंग होगी ना वो 2-3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। बट लीगली लोग क्या कहते हैं कि भैया अगर आप लोगों ने फ्लैट्स लिए, आपको लॉटरी में मिला, आपने पैसे दिए, व्हाटएवर यू हैव डन, आप लोग इस फ्लैट को अगले 5 सालों तक नहीं बेच सकते हो, क्योंकि सरकार ने मजबूर लोगों के लिए बनाया था, बिजनेस वालों के लिए नहीं। लोगों ने बोला ठीक है भैया बेच नहीं सकते, एक काम करते हैं रेंट पे चढ़ा देते हैं, मजा आ गया। आधे से ज्यादा फ्लैट्स रेंट पे चढ़े होते हैं और आधे से ज्यादा फ्लैट्स बिक भी चुके होते हैं इसके बाद भी। और वो बेचने का लूप होल पता है क्या है? 5 सालों तक वहां पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, मतलब जो नाम है, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है ना, रजिस्ट्री से पहले एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवा के रख लेते हैं कि भैया ठीक है अभी एग्रीमेंट हो गया, 3 साल बाद रजिस्ट्री खुलेगी तब रजिस्ट्री करवा देंगे, हमने रिटर्न में साइन कर दिया। जैसे ही 3 साल बाद रजिस्ट्री खुलती है दूसरे आदमी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। और जिस बंदे को 1-2 लाख का घर मिला होता है वो 10-12 लाख का बेच के निकल लेता है। और एंड में पागल किसका बना? सरकार का। अबे नहीं जनाब, हमारे टैक्स के पैसे से बना था वो। एंड इससे रिलेटेड ना एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि भैया सरकार कभी भी आती है और इन झुग्गी झोपड़ियों को बोलती है चलो हटो, तुमको 30 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो, हमें लेना देना नहीं है, खड़े हो। ये वही सरकार है जिसने पहले इनको रिकॉग्नाइज किया था, ये वही सरकार है जिसने वहां पे सड़क बनवाई है, बिजली के मीटर लगवाए हैं, वहां पे पानी का कनेक्शन दिया, अभी कह रहा है खड़ा। और लोगों को रातों रात खड़ा कर दिया जाता है और भगा दिया जाता है, लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। दिल्ली के इंसिडेंट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो दिल्ली के अंदर लोगों के घर तोड़ दिए गए। एक इलीगल स्लम था, वहां पे बोला गया कि भैया आपको घर दिए जाएंगे, 10% लोगों को भी नहीं दिए गए और बाकी सारों को बोला गया कि भैया आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आप लोग यहाँ से भाग लो। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने बोला कि भैया हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, सोन सोन सोन। लोग वहां पे पक्के मकान बना के बैठे थे, लोग वहां पे 30-30 साल से बैठे थे। और वो लोग मूव किए सुप्रीम कोर्ट। वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके बोले कि भैया हमारे घर तोड़ने की धमकी आ रही है, हम लोग 30-40 साल से रह रहे हैं, एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी दखल अंदाजी करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ठीक है आप लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे, एक बार स्टे ले जाओ, हम लोग इस मुद्दे के ऊपर बैठ के बात करते हैं। 2 दिन बाद सरकार के बुलडोजर आए और उनके घरों को तोड़ के आगे चले गए। और बाद में कोर्ट में जाके बोलते हैं अरे गलती से टूट गया यार, हम लोग तो दूसरे घर तोड़ने गए। बट अभी क्या हुआ, घर तो टूट चुके हैं, अभी वो लोग सड़क पे आ चुके हैं और उन लोगों का क्या किया जाए? अभी उन लोगों को शुरुआत से कहीं और बसाया जाए। सरकार की इतनी बीमारी क्यों है, ये एक्सट्रीमिज्म क्यों करती है? या तो साला जो लोग इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हैं उसको बोलते हैं भैया झुग्गी झोपड़ी में मत रहे, हम लोग मकान बना के देंगे। और दूसरी तरफ सेम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रह रहा है उसकी वो रहती हुई बिल्डिंग को भी तोड़ के चले आते हैं। या तो बहुत ही ज्यादा प्रो है या फिर बहुत ही ज्यादा एंटी है। आप लोग एक्सट्रीमिज्म क्यों करते हो? आपके दिमाग नहीं है क्या? मान लिया वो इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हैं, आप लोग 30 साल से रख भी तो रहे हो ना, अभी रातों रात आगे बोलो कि भैया 1.5 साल में खाली करनी है प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं होता भाई। अगला उस मकान के अंदर जिसमें रह रहा है उस पर 10 लाख लगा के बैठा है। जब वो प्रॉपर्टी वहां पे डेवलप कर रहा था, आप लोगों ने वहां पे मीटर लगवाए, आप लोगों ने वहां पे पानी का कनेक्शन दिया और अभी रातों रात आप लोग आगे बोलते हैं कि चल खड़ा हो निकल यहाँ से। वो आदमी का घर इलीगल नहीं है, जमीन इलीगल है। या तो उसको ऑप्शन दो कि भैया जमीन खरीदनी है तो खरीद ले, हम एक काम करते हैं तुझे जमीन बेच देते हैं, जितनी प्रॉपर्टी के ऊपर तूने घर बना रखा है वो प्रॉपर्टी तुम मेरे से खरीद ले और बैंक से लोन ले ले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर वैसे भी लोन सबको मिल जाता है, इजीली मिल जाता है और कम इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। तो सामने वाले बंदे को, जो लोग 30 साल से वहां पे रह रहे हैं, उनको ऑप्शन दो कि भैया अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीद लो, नहीं तो चले जाओ। और अभी काफी बार ये भी हो सकता है कि भैया सरकार को अभी 30 साल बाद याद आया कि भैया ये प्रॉपर्टी उन्हें यूज करनी है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, सरकार अभी अपना प्लान तो बदल नहीं सकती कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से। कोई अगर बिहार से, बंगाल से, यूपी से आए हुए फिर भी रहे तो तुम लोग इलीगल ही रहे थे ना। तुम लोग 30 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो, सरकार को लेना देना नहीं है। एक आम आदमी की तरह अगर रहना है तो भैया लैंड खरीदो, लैंड के ऊपर टैक्स दो और लैंड के पैसे भी दो। बट उनको बसाने के अंदर कहीं ना कहीं सरकार का हाथ था, सरकार की साजिश थी, तो अभी सरकार को वो चीजें बियर करनी पड़ेंगी। और इस तरीके से नहीं करनी पड़ेगी कि भैया दूसरा घर बनवा के दे देता हूँ। सरकार को बोलना चाहिए कि भैया सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पैसे ले। वो इलीगल झुग्गी को हम लोग इलीगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जमीन उसकी नहीं है, ऊपर की जो झुग्गी है, ऊपर का जो मकान है वो उसी का है। तो उस आदमी को 2 ऑफर्स दिए जाए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला ऑफर ये दिया जाए कि भैया आप लोग पूरे देश के अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टी फिगर आउट कर लो, हम लोग आपको वो प्रॉपर्टी जो सेम टू सेम यहाँ खड़ी है वहां पे बनवा के देंगे। अभी उस पे लगे 2 रुपए, अभी उस पे लगे 2 करोड़ रुपए, वो सरकार का काम। सरकार को बोलना चाहिए कि भैया माफ कर दो, हम लोग 30 साल से अपने नशे के अंदर थे, 30 साल बाद हमें याद आया कि भैया आप लोग यहाँ पे रहते हो, वैसा सेम टू सेम नक्शे के अंदर, सेम टू सेम साइज के अंदर, सेम टू सेम मैप के अंदर हम लोग कहीं और बनवा देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन उसको दो कि भैया ये जो बिल्डिंग खड़ी है इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, मान के चलो 2 लाख वैल्यू है, मान के चलो 5 लाख है, मान के चलो 10 लाख है, जितनी भी है उतना पैसा सरकार को उस आदमी को कैश दे देना चाहिए। उसके बाद वो आदमी रहे अपना रेंट के ऊपर, वो आदमी बनाए अपना खुद का घर, जो मर्जी करे, सरकार को उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार उसका वो घर तोड़ रही है जिसके ऊपर उसने 5-10 लाख रुपए लगा रखे हैं। अभी आज की डेट के अंदर अगर सेम घर को रेप्लिकेट करना हो, कितना पैसा लगेगा, उसकी वैल्यू की जाए और उस आदमी को वो पैसा दे दिया जाए। और ये तरीका बहुत ज्यादा बेटर है। जो तुम लोग अपनी जमीन भी दे रहे हो, 25-25 लाख के फ्लैट भी दे रहे हो, इससे बढ़िया 7-8 लाख रुपए दो और उसको भेजो। जो उसका हक है वो छीनो मत, और जो उसका हक का नहीं है
जबरदस्ती दो मत। और जब आप लोग सामने वाले को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो तो ये जो बीच में मीडिएटर्स आते हैं ना, ये कम हो जाएंगे। जो 7 लाख के फ्लैट को बना के 25 लाख का बेच के चले जाते हैं ना, ये लोग सारे के सारे बीच में कट ही हो जाएंगे। फिर 7 लाख की चीज एक्चुअल में 7 लाख की पड़ेगी और 7 लाख की बनेगी भी, और उससे एट द एंड तुम्हारा या मेरा पैसा नहीं सेव होगा, देश का पैसा सेव होगा। देश के खजाने में पैसा बचेगा तभी हमारे ऊपर लगेगा, तभी हमारी जरूरतों के ऊपर लगेगा। और हमारी जरूरतें गरीबों की जरूरतें से अलग नहीं है। जो सड़क हमारे लिए बनेगी वही सड़क इन्हीं के लिए भी बनेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए डेवलप होगा वहां पे प्राइवेट कंपनीज आके अपनी इंप्लॉयमेंट देंगी और उस इंप्लॉयमेंट के अंदर ये गरीब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते हैं। देश आगे बढ़ेगा अगर सही जगह पैसा लगेगा। तो फालतू जगह पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बुरी स्कीम नहीं है, बस उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ बर्बाद कर दिए जाते हैं इन चीजों के अंदर। और हमारे देश के अंदर हमारे पास कुछ खास बहुत ज्यादा पैसा है नहीं जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं और फालतू में उड़ा रहे हैं। तो जाने से पहले शून्य को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।